नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। विजयदशमी दशहरे का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दल भी इसे बढ़ चढ़कर मना रहे हैं। त्योहार के जरिए अपने राजनीतिक लक्ष्य को साध रहे हैं। कई राज्यों में चुनाव जल्द होने वाले हैं, ऐसे में नेता लोगों तक पहुंचने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हम आपको सौगात के रूप में लेकर वहां पर पहुंचे हैं। और आपको हम बता दें कि बिलासपुर में एम्स, पिंजौर में 4 ले हाईवे का, और ये हम आपको दिल्ली में दिखा रहे हैं। दिल्ली में जो लव कुश की रामलीला है, ये आप उसके दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, साथ ही उनके साथ बाहुबली फिल्म के स्टार प्रभास भी यहाँ पर मौजूद बताए जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र से तो दृश्य आप दिन भर से ही देख रहे हैं। तो आइए पहले थोड़ी देर दिल्ली की इस रामलीला में रुकते हैं और सुनते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देख सकते हैं रावण दहन का समय करीब आ गया है। गोधुली बेला का समय, मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला पहले जलता है और हम देख सकते हैं कि ये दहन का समय शुरू हो गया है। दूसरी तरफ रामलीला में राम और रावण के बीच का ये युद्ध एक तरह से खेला जा रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, शरद शर्मा। शरद, फिलहाल जो ये रौनक है भरपूर है, आप कहाँ पर मौजूद हैं? हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे इस समय, क्या हो रहा है वहां पर? मैं लाल किले पर हूँ। दिल्ली के लाल किले पर बड़ी रामलीला है, लव कुश रामलीला। यहाँ पर हूँ। यहाँ पर अंतिम चरणों में युद्ध चल रहा है। श्री राम और रावण का युद्ध है। वानर सेना एक तरफ है, दूसरी तरफ असुरों की सेना है। ये एक तरफ युद्ध चल रहा है। तो क्योंकि 2 साल के अंतराल के बाद रामलीला हो रही है, तो इस मंचन को देखने के लिए, जो हजारों साल से ये मंचन चल रहा है, सालों साल चल रहा है, इस मंचन को देखने के लिए कि आप देखिए कि पब्लिक में किस तरह का क्रेज है। ये पब्लिक का एरिया है, ये देखिए खचाखच पब्लिक का एरिया पूरा हाउसफुल है। हमें लगता है कि सालों साल जो चीजें आती हैं लोग उसके प्रति कभी कभी उदासीन भी हो जाते हैं, लेकिन जो कोरोना आया 2 साल रामलीला नहीं हुई, उससे बहुत से लोगों ने ये समझा कि ये जो हमारे पर्व हैं, ये हमारे त्योहार हैं, ये हमारे लिए कितने जरूरी हैं। तो इस वजह से
पब्लिक में बहुत जबरदस्त क्रेज है। और ये और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर निधि कि यहाँ पर आमतौर पर 3 पुतले लगा करते थे। हर रामलीला में 3 ही पुतले लगते हैं, रावण का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का। लेकिन इस रामलीला में इस बार 9 पुतले लगे हैं। देखिए जरा, 3 पुतले हैं रावण के, 3 ही पुतले हैं कुंभकर्ण के, 3 ही हैं मेघनाथ के। कारण यह है कि योजना यह बनाई गई थी कि 3 चीफ गेस्ट इस बार बुलाए गए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, और बाहुबली फिल्म के सुपरस्टार प्रभास को बुलाया गया था। लेकिन क्योंकि अंत समय पर प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का यहाँ पर आना रद्द हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर 9 पुतले लगे हुए हैं। 3-3 पुतले अपने हिस्से के अरविंद केजरीवाल और प्रभास आके जलाएंगे, और जो बाकी 3 बचेंगे, जो रामलीला कमेटी है वो इसको जलाएगी। तो अब से कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है जो यहाँ के चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पहले वो आएंगे और पहले वो पुतला दहन करेंगे, उसके बाद प्रभास आएंगे, वो पुतला दहन करेंगे, और उससे पहले जनता जो है, जो दर्शक हैं, वो इस रामलीला का मंचन का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल शरद, आप वहाँ पे बने रहिए। जब अरविंद केजरीवाल आएंगे, प्रभास आएंगे, हम आपके पास फिर आएंगे और अपने दर्शकों को एक स्क्रीन पर, विंडो स्क्रीन पे हम ये दृश्य लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रामायण से जुड़े हुए हम आपको चिराग दिल्ली भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले दीपिका चिखलिया से बात करेंगे। आपको याद होगा एक समय रामायण का जब मंचन हुआ था टीवी स्क्रीन्स पर, दीपिका चिखलिया ने सीता देवी की भूमिका निभाई थी, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप इस समय व्यस्त हैं, सीता के रूप में आपको बहुत सराहा गया, बहुत आदर सम्मान मिला है। आज के दिन, रामायण के दिनों को आप कैसे याद करेंगी? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी इन माई लाइफ। और मैं ये 3.5 साल रामायण के थे और बीच में 30 साल मेरे गए, तो आई डोंट नो हाउ कैन आई फ्रेम दिस अप, तो आई कैन नॉट फ्रेम इट अप। दीपिका जी, रामायण बाद में भी बनी, लेकिन जो प्रभाव आप वाली में रामानंद सागर में था वो बाद में नहीं झलका, तो क्या कारण देखती हैं आप? जी, मैंने हमेशा यही कहा है, हमारी जो रामायण है इट हैज़ बीन टेकन बाय वाल्मीकि जी रामायण एंड तुलसीदास जी रामायण, तो वहाँ पे एक ऑथेंटिसिटी मेंटेन की है। और कहीं पे भी ग्लैमर, शोर शराबा, और लगता है कि हाँ वाकई में त्रेता युग में ये चीज़ बनी होगी और ऐसे लोग रहते होंगे। सो देयर इज़ अ रेफरेंस टू दैट। सो एंड अभी जो बनती हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि त्रेता युग की रामायण है। आपने कहा कि आपने कई 3 साल बिताए जब ये शूटिंग हुई, इसके बाद आपने राजनीति में भी कदम रखा था। अब क्या आपको एहसास, क्या आंतरिक तौर पर कुछ उसका असर हुआ, कुछ अनुभव तब के? देखिए, मैं ये नहीं जानती, मैं बहुत छोटी आयु में मैंने सीता का रोल मैंने प्ले किया है, और 3 साल बहुत लंबा समय है। जब आप काम करते हैं, एक भूमिका निभाते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कब उसकी अच्छाई आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि आप जिस तरीके से सीता जी बात करती है, विनम्रता से, धीरे से, कहीं ना कहीं वो छलकने लगता है। और ये आप पर्पसली नहीं करते हैं, आप ये भी नहीं कहते हैं कि भाई मैं तो एक्टर हूँ, मैं आई एम जस्ट एक्टिंग, बट देयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कैरेक्टर यू प्ले। सो मुझे नहीं मालूम, अगर मैंने रोल नहीं किया होता तो दीपिका कैसी होती और आज मैं कैसी हूँ, वो मैं नहीं, आई कैन नॉट जज। हाँ दीपिका जी, मैं स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की रामलीला में पहुंच गए हैं, ये दृश्य हैं तब के। लेकिन एक सवाल पूछ लेती हूँ, दृश्य हम ये दिखाते रहेंगे, क्या बदलाव तब और अब के समय में, त्योहारों का ज्यादा क्या आपको लगता है राजनीतिकरण हो गया है? आई डोंट थिंक सो, लेकिन मैं ये मानती हूँ अगर राजनीति के द्वारा भी अगर हिंदुत्व अगर जागता है तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ बैड थिंग, एज लॉन्ग एज इट इज I would say, yeah, you should not politicize religion,
बट कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो अवेयरनेस जब आती है लोगों के बीच, ये एक माहौल बनता है हिंदुत्व का, भगवा का, तो अच्छी बात है। क्योंकि वरना हम जिस तरीके से चल रहे थे पिछले 30-40 साल से, मुझे लगता है वो हम भूल गए थे कि हमारी विरासत, हमारी धरोहर क्या है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हम आपको स्क्रीन पर वो दृश्य दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल भी लव कुश रामलीला में पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं नेतागण अपना ही अंदाज है और किस तरह से भीड़ थी। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने दिखाया था। और ये आखिरी वो लम्हे मंचन हो रहा है यहाँ पर जो युद्ध रामलीला का चल रहा है, जब श्री राम और रावण में ये युद्ध चल रहा है। शरद तैयार हो ही रहे, माइक लगा ही रहे, उनके पास हम जाएंगे। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, चिराग दिल्ली की रामलीला में मौजूद हैं। तो इन्हीं दृश्यों के साथ मुझे कहा जा रहा है फिलहाल हम शरद के पास जाएं। ये अपने आप शरद हमें मिल गए हैं, मुझे बताया जा रहा है। शरद, तो अपने आप पे जो एंट्री ली है अरविंद केजरीवाल ने, वो भी बहुत खास है। देखिए, एक बार कैमरा घुमा दूं जरा। एक तरह का ये पुष्पक विमान है यहाँ का, क्योंकि समय के साथ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी होता है और अपनी रामलीला को बाकी रामलीला से अलग अगर दिखाना हो तो इस तरह के इंतजाम करने पड़ते हैं। तो ये एक तरह का विमान है। इसी तरह के विमान पर श्री राम भी आए, इसी तरह के विमान पर यहाँ पर रावण भी आया और इसी तरह के यहाँ पर विमान पर अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो रही है। तो मुझे याद है, ये हालांकि पिछले साल भी जब मैंने कवर किया था तो एंट्री इस तरह से हुई थी, लेकिन किसी भी एक नेता के लिए, किसी एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी एंट्री लेना इस रामलीला में जहां पर इतने सारे लोग बैठे हों, तो एक अलग ही इसका असर भी डालता है। तो अभी अरविंद केजरीवाल आए ही हैं, एंट्री ले ही रहे हैं और उसके बाद में थोड़ी देर यहाँ पर रावण का युद्ध देखा जाएगा और उसके बाद में जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। जैसा कि हमें बताया गया है कि क्योंकि बड़े बड़े लोग यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं, तो मुख्यमंत्री जब यहाँ पर रावण दहन करेंगे तो उस समय पर यहाँ पर दूसरे चीफ गेस्ट नहीं होंगे। जब वो रावण दहन करके चले जाएंगे तब यहाँ पर जो दूसरे चीफ गेस्ट है प्रभास, वो यहाँ पर आएंगे और वो जो अपने हिस्से का रावण दहन है वो करेंगे। एक तरह की स्ट्रैटेजी है रामलीला कमेटी की कि दर्शकों को कैसे बांध के रखा जाए, क्योंकि होता यह है कि जैसे ही रावण दहन होगा सब जो लोग हैं यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करने चले जाएंगे, सारा आकर्षण खत्म हो जाता है क्योंकि सब कुछ रावण दहन ही क्लाइमेक्स पॉइंट होता है। तो इसीलिए इसको लंबा खींचा जाए, इसीलिए ये प्रोग्राम जो है इस तरह का रामलीला समिति ने रखा है। और अब नीचे आ गए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कुछ देर में ये रामलीला मंचन देखने के बाद में कुछ देर बाद में ये दहन का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। तो देश की बात में आपको एक बार फिर से हम कर्नाटक लिए चल रहे हैं। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने दशहरा पर सोनिया गांधी की तस्वीरें ट्वीट की हैं। उन्होंने लिखा है कि अंतर साफ है, 56 इंच दशहरे के पावन मौके की आड़ में हिमाचल में वोट बटोरने की रैली हो रही है, तो सोनिया जी ने सादगी से प्रार्थना की है। तो ये कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट है। सोनिया गांधी कर्नाटक पहुंची हुई हैं और आज दशहरे के अवसर पर उन्होंने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। और आइए इस खबर से आगे निकलते हैं। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने संसद की संसदीय समितियों को पुनर्गठित कर बड़े बदलाव किए हैं। लोकसभा की ताजा बुलेटिन के मुताबिक 4 अहम संसदीय समितियों के अध्यक्ष पद से विपक्षी नेताओं को हटा दिया गया है। एक रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे सांसद शशि थरूर को अब संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की स्थायी समिति के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक 22 संसदीय समितियों को पुनर्गठित किया गया है। गृह कार्य संबंधी समिति में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की जगह बीजेपी सांसद बृजलाल को नया चेयरमैन बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव को भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों की समिति का अध्यक्ष
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय की जगह बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को बनाया गया है। विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों को महत्वपूर्ण स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से हटाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस का जो हिस्सा हुआ करता था, एक कमेटी के चेयरमैन थे शशि थरूर जी, उसमें नया कानून बनना है। फिर एक कमेटी के चेयरमैन थे अभिषेक मनु सिंह जी, जो होम डिपार्टमेंट का स्टैंडिंग कमेटी था। दोनों ही कांग्रेस से ले लिया गया। कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसको कोई कमेटी का चेयरमैनशिप नहीं दिया जाना। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और संसदीय समिति में सभी विपक्ष के लोगों की जिम्मेवारी रहती है, सभी सांसदों की जिम्मेवारी रहती है। तो इसमें इधर उधर नहीं करके सरकारी पक्ष के लोगों को चाहिए था कि सबको समुचित प्रतिनिधित्व दे। कुल 22 पुनर्गठित स्थायी समितियों में से 4 स्थायी समितियों की अध्यक्षता विपक्षी दलों के सांसदों को दी गई है, जबकि बाकी की 18 स्थायी समितियों की अध्यक्षता बीजेपी या उसके सहयोगी दलों के सांसदों को दी गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस बड़े फेरबदल में उन्हें वो जगह तवज्जो नहीं दी गई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर एक बयान में कहा, संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को, जो दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, एक भी स्थायी समिति का अध्यक्ष पद नहीं मिला है। साथ ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी स्थायी समितियों के 2 महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद खो देती है। ये नए भारत की कठोर वास्तविकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश अकेले सांसद हैं जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति का अध्यक्ष बने रहेंगे। डीएमके नेता तिरुचि शिवा को उद्योग संबंधी समिति और कनिमोझी करुणानिधि को ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि जेडीयू अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह ललन को आवासन और शहरी कार्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर है, इस बड़े फेरबदल के बाद अब संसदीय स्थायी समिति के कामकाज में विपक्ष की भूमिका घट जाएगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने आज नए नाम के साथ अपनी राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान किया। इसके साथ ही मिशन 2024 का भी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का बीजेपी नाम भारतीय राष्ट्र समिति है। इससे पहले उन्होंने कल अपनी पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। दरअसल टीआरएस चाहते हैं कि उनकी नई पार्टी के लिए कार और पिंक कलर का जो सिंबल है बना रहे। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी है। ये कल 11 बजे इनके सदस्य मुलाकात जाएंगे चुनाव आयोग। साथ ही उन्होंने अभी राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तों को भी पूरा करना है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से केसीआर बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक मोर्चा तैयार करने में जुटे हैं, जिसके तहत उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात भी की है। और अब बात गाजियाबाद की। अभी तक मोबाइल बैटरी फटने की घटनाएं सुनने में आई, लेकिन गाजियाबाद में एक घर में एलईडी टीवी फटने से एक शख्स की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि घर की छत और दीवार को भी नुकसान हुआ। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एलईडी में ऐसा कुछ नहीं होता कि उससे तेज धमाका हो। गाजियाबाद के हर्ष विहार इलाके के इस घर में मंगलवार दोपहर तेज धमाके में दीवार ढह गई, छत को नुकसान हुआ और पूरे घर का सामान तहस नहस हो गया। घर में टीवी देख रहे 16 साल के उमेंद्र की मौत हो गई। उसकी मां समेत 3 लोग घायल हैं। ऊपर लगा हुआ था एलईडी, ऊपर ये नहीं पता कि टीवी फटा है। उन्होंने हमें भी बताया कि टीवी फटा हुआ है, क्योंकि हम अपने रूम में से ब्रश कर रहे थे। बस हमें तो इतना ही पता है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। और उसके बाद तो बिल्कुल हमें जैसे कुछ पता ही नहीं। हम गिरते पड़ते बहुत बुरी कंडीशन में थे। शुरू में सबको लगा कि घर में रखा सिलेंडर फट गया है, लेकिन पुलिस ने जांच की तो पाया सिलेंडर बिल्कुल ठीक रखा था। ब्लास्ट एलईडी टीवी में हुआ था। मौके पर जांच पड़ताल से जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि एलईडी टीवी जो घर में लगी हुई थी उसके फटने से विस्फोट हुआ है। बाकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जांच की जा रही है।
अगर ये एलईडी टीवी में ब्लास्ट है तो ये अपने तरह का पहला मामला है। 25 साल से एलईडी टीवी ठीक करने वाले और उसके एक्सपर्ट अनिल धवन कहते हैं कि इस टीवी में ऐसा कुछ भी नहीं कि उससे इतना तेज धमाका हो। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें ऐसा कोई ब्लास्ट नहीं हो सकता है। इसमें ऐसा कोई जो है पार्ट नहीं है जो इतना पावरफुल ब्लास्ट हो सके। इसमें ये मदरबोर्ड है एलईडी का और ये इसका पावर सप्लाई है, ये कंडेंसर है। इसमें अगर ओवर वोल्टेज आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ब्लास्ट हो सकते हैं, पर इतना पावरफुल ब्लास्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जिससे कि कोई संभावना हो ब्लास्ट होने की? इसके अलावा इसमें डिस्प्ले पैनल हो सकता है, लेकिन उसमें भी ब्लास्ट होने का कोई चांस नहीं है। उसके अलावा बैकलाइट होता है। बैकलाइट में भी ये बैकलाइट आपको दिखाता हूँ मैं। ये बैकलाइट है, ये एलईडी बल्ब होते हैं। ये ब्लास्ट होने का इसमें कोई जो है पर्पस नहीं है, कोई चांस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये जल सकते हैं, जल के इसमें आग लग सकती है, लेकिन ब्लास्ट नहीं हो सकता ये। और इसके ऊपर क्या होता है फिर? इसके ऊपर डिस्प्ले पैनल होता है। ये इसकी डिफ्यूजर शीट्स है। ये डिस्प्ले पैनल है, ये ग्लास का होता है। इसमें भी कोई ब्लास्ट नहीं हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर वोल्टेज तेज हो तो एलईडी में ब्लास्ट की आशंका है, लेकिन वो इतना तेज नहीं होगा कि किसी की मौत हो जाए और घर तहस नहस हो जाए। इस दौर में लगभग हर घर में एलईडी टीवी है। ये घटना डराने वाली भी है और हैरान करने वाली भी। अब जांच हो रही है, जांच के बाद थोड़ा और साफ होगा कि एलईडी में किन हालात में इतना तेज धमाका हुआ जिसमें घर तो तहस नहस हो ही गया, एक जान भी चली गई। गाजियाबाद से पिंटो तोमर के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो वाकई इस धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल इस खबर के साथ आज देश की बात में इतना ही। नमस्कार।